नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। 100 दिन सरकार के विकास पथ पर उत्तराखंड। दरअसल बात यह है कि उत्तराखंड की सरकार को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। जब से शपथ ग्रहण किया उसके बाद से कल अब सरकार को 100 दिन पूरे हो जाएंगे और इस 100 दिन के कार्यकाल में धामी सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं और ये निर्णय ऐसे हैं जिससे धामी सरकार ने पूरी जनता, पूरे उत्तराखंड के दिल में अपनी जगह बनाई है और इन्हीं फैसलों को लेकर अब मंत्री जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की कोशिश में है। वो अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं और इसी रिपोर्ट कार्ड के जरिए अब जो धामी सरकार है वो आगे का कार्यकाल तय करेगी। आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है जो मंत्री तय कर रहे हैं उस पर हाईकमान से मुहर लगेगी। पहले जो तमाम जो मंत्री हैं वो हाईकमान के सामने, धामी सरकार के सामने और सीएम धामी के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। सीएम धामी जो है उसके बाद उस पर मुहर लगाएंगे और हाईकमान के सामने और जनता के सामने इस रिपोर्ट कार्ड को रखेंगे। पिछले 100 दिन के कार्यकाल में धामी सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इन अहम फैसलों में 100 दिन का जो टारगेट दिया गया था उसमें वो फैसले सम्मिलित हैं जिसमें धामी सरकार ने आगे का सफर तय किया और जनता के दिल में जगह बनाई। चाहे वो कॉमन सिविल कोड के लिए समिति का गठन हो और समिति के गठन के बाद आगे जो तमाम कार्रवाई होगी वो हो। इसी के साथ शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने की बात कही गई है और इसके साथ सैनिकों की अगर बात करें तो सैनिक जो शहीद हैं उनके परिवार को, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। टैबलेट योजना जो सरकार ने शुरू की, इसी के साथ वात्सल्य योजना सरकार की ओर से शुरू की गई। ये वो तमाम योजनाएं हैं जो पिछले 100 दिन में जब शुरू की गई उसके बाद धामी सरकार धीरे धीरे अपने अमिट छाप जनता पर छोड़ती गई और अब जनता ने एक बार फिर से जब उनको सरकार में लाया है तो जनता भी उनके इस काम से खुश है और जनता कह रही है कि आगे जल्द ही इस पर जब 100 दिन के कार्यकाल पर मुहर लगेगी और इसके बाद जिन मंत्रियों का कार्य पूरा नहीं हुआ होगा उन पर भी, क्योंकि सीएम धामी ने पहले ही कहा था कि जिन मंत्रियों का 100 दिन के टारगेट जो है वो पूरा नहीं होगा उन पर कमान कसी जाएगी। अब देखना होगा कि उन मंत्रियों के साथ सीएम धामी क्या करने वाले हैं और जिन मंत्रियों का कार्यकाल जो है 100 दिन का जो टारगेट दिया था वो पूरा नहीं हो पाया तो उसके बाद सीएम का क्या कुछ अहम निर्णय होगा। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीमा डोरा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, शिवा वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और दिनेश शक्तित्रेखा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सीमा डोरा जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी क्योंकि धामी सरकार के जो 100 दिन का कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। कल वो कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद जो मंत्री है उनके रिपोर्ट कार्ड पर मुहर लगने वाली है। क्या मंत्रियों का कार्यकाल जो था, जो टारगेट उनको दिया गया था वो पूरा हो पाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा परफॉर्म बेस्ड है कि परफॉर्मेंस अगर अच्छा करेंगे तो आगे प्रमोशन मिलती जाएगी। जैसे केंद्र में भी यही चलता है और केंद्र की ही नीतियों को जो हम उत्तराखंड में भी लागू करना चाहते हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जैसे धामी सरकार ने पहले भी यही करा कि लोगों को, जो हमारे मंत्री थे उनको 100 दिन का जो किया टारगेट दिया और मुझे लगता है 90% तो लोगों ने इसको अचीव भी कर लिया। बाकी जिन्होंने नहीं करा होगा उससे जरूर बेहतरीन होगी इस चीज की और जनता को यह अधिकार भी है क्योंकि जब जनता चुन के देती है तो जनता जिम्मेदारी देती है। उस जिम्मेदारी को बखूबी सबको निभाना पड़ता है और निभाना भी चाहिए। साथ में हमारी बहुत सारी योजनाएं, जैसे अभी आपने बताया, इतनी सारी योजनाएं हमने चलाई थी और बखूबी उनको निभाया भी और जनता को विश्वास भी हुआ और जनता ने हमको 2/3 बहुमत भी दिया। साथ में धामी जी भी दोबारा से जीते। तो ये सब चीजें दिखता है कि लोगों हमारे ऊपर कितना विश्वास है, केंद्र के ऊपर भी और साथ में उत्तराखंड सरकार के ऊपर भी विश्वास है। तो इसी विश्वास को हम बनाए रखेंगे और निरंतर आगे प्रयास करते रहेंगे कि हम जनता को वो सब कुछ दे सके जिसकी वो हकदार है और जिसकी उन्होंने हमसे अपेक्षा करी और जो इतनी भारी बहुमत से हमको विजय दिलाया। तो उसका कारण जो भी है, जो भी उनके दिल में है होगा कि हम उत्तराखंड को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते। जैसा कि मोदी जी ने जब केदारधाम आए थे तब उन्होंने कहा था कि आगे का दशक उत्तराखंड का दशक होगा और वो दिख भी रहा है। 25 लाख तीर्थयात्री अब तक आ चुके हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और आगे भी उत्तराखंड इसी तरीके का रिकॉर्ड बनाता रहेगा। ठीक है, शिवा वर्मा जी,
पिछले 100 दिन के सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से विपक्ष देख रहा है? देखिए, अभी एक बहुत अच्छी बात आई कि इससे तीर्थ यात्री आए हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी सरकार से कि इससे तीर्थ यात्रियों को क्या दिया आपने? 25 लाख बताए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा में पहली बार देखा गया है कि कितने श्रद्धालु मरे, कितने घोड़े खच्चर मरे, जिनको कहीं दफनाने तक की जगह नहीं थी, उनको फेंक दिया गया। ये इसकी, मैं कहता हूँ आपको, पूरे भारत वर्ष में इसकी, उत्तराखंड की छवि इतनी धूमिल हुई है इससे। कहीं भी देखा जाए तो जितने श्रद्धालु थे जो मारे गए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ मेडिकल की क्या सुविधाएं थी वहां पर, बताएं। मेडिकल से संबंधित कोई सुविधाएं वहां पर नहीं थी, है ना। और दूसरा, इससे जानवर मारे गए हैं, उनको कहीं डिस्पोजल करने का जगह तक नहीं थी। तो आप चारधाम यात्रा की बात करते हैं, आप एक तरफ इनवाइट करते हैं, दूसरी तरफ आप उनको पूरे तरीके से आप उनको मुहैया नहीं कराते कोई भी सुविधा, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। ठीक है, दिनेश शक्ति त्रिखा जी, 100 दिन का कार्यकाल और कैबिनेट जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो कह रहे हैं कि हमारा लगभग सारा काम पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सरकार के सामने है। किस तरीके से देखते हैं आप इस 100 दिन के कार्यकाल को? मुस्कान जी नमस्कार आपको जी। मैडम डोरा को नमस्कार, जोशी जी को नमस्कार। मैडम डोरा की भी बात सुनी, कांग्रेस प्रवक्ता जी की भी बात सुनी। तो कांग्रेस प्रवक्ता जी के जो कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि जिस वक्त हमारी केदारनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा चल रही थी, वहाँ का सिस्टम बिल्कुल डगमगा चुका था। कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं थी, लोगों के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और जो यात्रियों की मौत हो चुकी वो रिकॉर्ड मौत है। तो पिछले भी चारधाम की यात्रा में हुई, उससे ज्यादा उनकी मौतें हुई। उनको डिस्पोजल करने के लिए, जानवरों को डिस्पोजल करने के लिए भाजपा सरकार के पास कोई ऐसा उचित साधन नहीं था जिससे कि वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को और बाहर से आए हुए पर्यटकों को राहत मिलती। ये जो पर्यटक बाहर से आते हैं, ये उत्तराखंड की छवि को लेके जाते हैं, और वहाँ जब जाते हैं तो वो वहाँ जिक्र करते हैं। उससे उत्तराखंड की छवि खराब होती है, छवि बनती नहीं है। तो वो गलती सिर्फ बड़ी माइनर होती है, जिससे को बड़े आराम से दूर किया जा सकता है। लेकिन उसके ऊपर लापरवाह रही और इसको 2 दिन के अंदर सबसे, अगर ये स्थानीय सरकार को फेल हुई या नाकामयाब हुई, वो सिर्फ चारधाम यात्रा पर हुई। उसके बाद जो उन्होंने अपने जो टारगेट बनाया था कि अपने मंत्रियों को प्रभारी बनाकर उसके वहाँ के विकास के कार्य करेगी, उन विकासों को देखेगी, वो रूल कार्ड अभी तक मेरे ख्याल बनकर किसी ने दिया ही नहीं। जब तक वो बनकर तैयार नहीं होता, तब उसके ऊपर धार्मिक नीति नजर नहीं पड़ती या धार्मिक नीति मोहर नहीं लगती, तब तक हम उसमें 100 दिन के कार्यकालीन विकास को नहीं मान सकते, नहीं समझ सकते। बाकी बात रही सैनिकों की। सैनिकों के परिवार को अभी तक 100 दिन के अंदर किसी को कोई सहूलियत नहीं दी, कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। इसके लिए भी धार्मिक जी को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ताकि कि मेन जो हमारे कर्ता धर्ता है या हमारे सीमा के जो रक्षक है वो सैनिक ही है। वो सैनिक के बच्चों, वो उत्तराखंड के परिवार के बच्चे हैं, तो उन शहीदों के बच्चे हैं जिनकी देखरेख हमारी सरकार ने करनी है, धार्मिक जी ने करनी है। इसीलिए इसको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी धार्मिक जी को, और अपने मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा। इनको समझा, बार बार इनकी मीटिंगें लेनी पड़ेगी, बार बार इनके तरह क्या है और आगे ये करने का विचार क्या है। तो मुस्कान जी, बाकी अब दोरा जी आपको बताएंगे कि उनके, क्योंकि वो ज्यादा नजदीक है अपनी सरकार के, हम तो सिर्फ बाहर देखते हैं। लेकिन अभी तक इस 100 दिन के अंदर किसी भी जनता के प्रतिनिधि ने या किसी भी संगठन के प्रतिनिधि ने अभी तक ये नहीं कहा कि 100 दिन के अंदर ये काम हो गए या होने वाले हैं। और ठीक है, सीमा डोरा जी, त्रिखा साहब पूछ रहे हैं, वर्मा साहब की बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वहां पर आए तीर्थयात्री जो आए हैं केदारनाथ धाम में और चारधाम के लिए आए, उनके लिए कुछ सुविधाएं नहीं थी, मेडिकल की सुविधाएं वहां पर नहीं थी। इसके साथ त्रिखा साहब पूछ रहे हैं कि अभी तक किसी मंत्री ने बताया नहीं है कि क्या कुछ काम कर लिए उन्होंने, क्या नहीं किए।
जी देखिए, कांग्रेस का तो काम ही है कि हर काम में नुक्स निकालना। इनकी तो हमेशा मंशा रही कि किस तरीके से सरकार के कामों का विरोध करें, चाहे वो किसी भी तरीके के काम हम शुरू करें और कितने भी अच्छे काम कर लें। आप 4 धाम यात्रा की बात करते हो, अगर आज इतने भारी मात्रा में जो लोग आए हैं तो ये विश्वास है हमारे पे। अगर आप कह रहे होते कि सहूलियत, हाँ मैं मानती हूँ कि शुरू के 8-10 दिन ऐसे रहे जो थोड़ी सी सुविधाएं जुटाने में समय लग गया, चाहे वो मेडिकल हो चाहे कोई और सुविधाएं हो, लेकिन समझते समझते ही लगता है कि हाँ इतनी भारी मात्रा में जब लोग आ गए तो किस तरीके से ज्यादा उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाए। और हमने वो पूरी सुविधाएं धीरे धीरे करते सब लागू कर दिया। और आज यही विश्वास है जो देश विदेश के लोग आ रहे हैं और इतनी भारी मात्रा में, अगर इनके हिसाब से मैं सोच लूं कि हमने तो कोई सुविधाएं दी नहीं है तो फिर लोग क्यों आते। तो खैर इनकी तो बातें हैं, जो विपक्ष में बैठे तो इनका काम ही है कुछ ना कुछ बोलना, वरना इनकी राजनीति की दुकान कैसे चलेगी। तो इनको अपनी रोटियां सेकने दीजिए, हमको प्रगति करनी है और हम प्रगति करते रहेंगे। रही योजनाओं की बात, तो निरंतर योजनाएं मैडम कितनी तो आपने गिना दी है, और उसके बाद उन सभी योजनाओं को हम आगे बढ़ाते हुए, चाहे 4 धाम यात्रा की तरफ हो, चाहे हम रोड कनेक्टिविटी की तरफ हो, चाहे आप प्रोग्रेस और किसी चीज की प्रोग्रेस हो, चाहे जितनी मेडिकल सुविधाएं हो, निरंतर करते चले जा रहे हैं उन सब चीजों को। और साथ में आप लोग ने जो बोला गैरसैंड, हमने यहाँ 22 करोड़ रुपया उसके ऊपर कराया हमने योजना के ऊपर कि हम आगे इसको बढ़ाएंगे, गैरसैंड को भी हम करेंगे। गैरसैंड हमारे बहुत दिल के करीब है। हमने भू कानून को भी उसको प्राथमिकता दी कि हम उसको भी लागू कर दिया, पास किया उसका भी, वो भी आगे लागू हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो हमारे दिमाग में थी, और जो कॉमन सिविल कोड, हमने इसकी भी कमेटी बिठा दी कि हम आगे चल के इसको भी लागू कर देंगे जैसे जैसे कमेटी का निर्णय होता जाएगा। तो जितनी भी चीजें थी जो हमने दृष्टि पत्र में दी थी, बहुत साफ लिखा था, वो सब हमको पूरा करना, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं और हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ये तो शुरुआत है मात्र 100 दिनों की, आगे देखते जाइए, हमारा हर वचन पूरा होगा। लेकिन शिवा वर्मा जी ने कहा, आपने ठीक है उनकी बातों में कह दिया सीमा अरोड़ा जी कि विपक्ष को तो कहने की आदत है, विपक्ष की आदत है, लेकिन ये सवाल तो वाजिब है, जब इतने यात्री आपके पास आए हैं, आपने इतने यात्रियों का स्वागत किया, तो वहां पर उनके लिए सुविधाएं भी होनी चाहिए थी। ये तो सवाल मेरा भी आपसे रहेगा, मेडिकल टेस्ट की सुविधा उनके लिए होनी चाहिए थी। इतने लोगों की जब वहां पर मौत हुई तो आपने कहा कि हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन जिन लोगों को ऊपर जाकर ये दिक्कत हो रही थी तो मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया बाद में लोगों का? पहले ही वहां पर मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए थी। मैम देखिए, जब इतनी भारी तादाद में लोग आ जाते हैं तो इतनी सारे टेस्ट एकदम से अगर आप करने लग जाओगे तो आप तो यात्रा रोक दोगे। तो ये सब चीजें हमको पहले से सोच के, और अचानक हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट अटैक की कैसे आप टेस्टिंग करोगे? हार्ट अटैक कैसे आता है सीमा अरोड़ा जी, यही बता दीजिए आप। ऊपर जाकर सुनिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब इंसान ज्यादा हाई लेवल पर जाता है, ऊपर जाता है, तो वहां पर जब वायु, सुनिए, जब तापमान में चेंजेस होते हैं, वेदर चेंजेस होते हैं, और जब वहां पर जो हवा है उसके जब ऑक्सीजन की कमी होती है, उस वजह से हार्ट अटैक वहां पर लोगों को आता है, इस वजह से मौत होती है। जो ये तमाम जो हमने देखा वहां पर चीजें, अगर पॉइंट पर अगर आप लगाते मेडिकल कैंप और वहां पर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों का मेडिकल टेस्ट भी करते, तो शायद ये समस्याएं ना आती। शिवा वर्मा जी, नहीं तो मैम मैं आ रही हूँ 100 मीटर हमने लगाए थे। ठीक है शिवा वर्मा जी। मेडिकल कैंप्स, पहले तो मैं जरा सा आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा प्रवक्ता बीजेपी को कि ये आंकड़े हमारे नहीं है दिए हुए कांग्रेस के, ये सरकारी आंकड़े हैं कि कितने लोग वहां पर मारे गए। और क्या किसी चीज का, अगर कोई चीज गलत हो रही है उसका विरोध करना क्या गलत है? और मैं बताना चाहूंगा, इनका कहना है कि समझते चीजों में एक सुधार आएगा, तो यानी कि आपको पता ही नहीं था, आप यात्रियों को इनवाइट कर रहे थे कि आप आइए और आपकी सुख सुविधाएं, आपकी कोई तैयारी नहीं थी। और आप जिस विश्वास की बात करते हैं, बिल्कुल लोग विश्वास कर आपकी बातों पर आए, लेकिन अब आपने उनके साथ जो विश्वासघात किया है उसकी एक अच्छा मैसेज नहीं गया है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड की छवि धूमिल हुई है इस चीज से। मैं बताना चाहूंगा, इंसान विश्वास करके आता है और उसके बाद उसके साथ अगर विश्वासघात किया जाए तो ये अपने आप में मैं नहीं समझता बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और जहां तक बात है हार्ट अटैक से संबंधित, एक मिनट, जहां तक बात है हार्ट अटैक से संबंधित, हम जब अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं हमारे हेल्थ चेकअप होते हैं पहले, यहाँ क्यों नहीं हुए? क्या हाइट का अंदाजा नहीं था? क्या आपको ये नहीं पता था कितने यात्री आने वाले हैं?
आप लोगों ने क्यों रोक दिया? यहाँ पर यात्रियों को रोक दिया था, उसके बाद आपने दोबारा से उनको बोला कि नहीं आप जाइए। कितने लोग वापस गए? और एक चीज मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, जो हेली सर्विस थी हेलीपैड से संबंधित, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको, लोगों के टिकट बुक थे, उनके एट अ टाइम टिकट कैंसिल कैंसिल हुए कर दिए हैं, गए। और जो टिकट उनका न्यूनतम किराया था उसको उनको राउंड ट्रिप जो था वो 24,000 पड़ा है, और यही वैष्णो देवी में 2100 रुपए है न्यूनतम किराया। ये टूरिज्म की परिभाषा है इस उत्तराखंड में? ठीक है सीमा डोरा जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, अब मैंने आपको वही बोला कि हमने जितनी मर्जी सुविधाएं थी, मैंने बोला शुरू में थोड़ा सा लगा था 8-10 दिन, लेकिन उसके बाद हमने निरंतर सुविधाओं में सुधार किया, चाहे मेडिकल कैंप्स हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हो, वो सब कुछ हमने दी। लेकिन थोड़ा सा ये होता है, हमने बार बार यात्रियों से भी अनुरोध किया था कि अगर आपको डायबिटीज है या आप हार्ट पेशेंट हो या हाई बीपी के पेशेंट हो, तो इस तरीके के पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करो, और अगर वो जाएं तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाएं, अपने मेडिसिन लेकर जाएं, और साथ में जो बहुत बड़ी उम्र के हैं तो उनको पता है कि इतनी ज्यादा सवार हम लोग नहीं कर सकते पैदल ठीक है यात्रा। सीमा डोरा जी, ठीक है। तो ये सब चीजें जी मायने समझ रखती है ना जाने के लिए, वो ठीक है। लोगों को भी जागरूक त्रिखा होना साहब, चाहिए। मैं आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहूंगी जिस पर बहस अभी चल रही है। अभी सीमा डोरा जी कह रही हैं कि हमने लोगों को कहा कि आप वहां पर जाइए और अपना टेस्ट करवा कर जाइए, लेकिन अगर लोगों की ही बात होती तो शायद कोरोना काल में हमें इतनी मौतों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर लोगों पर ही सब छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है अमरनाथ यात्रा में भी मेडिकल कैंप नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर लोगों पर ही छोड़ना है तो फिर हमें सरकार की जरूरत ही क्या रह गई। मुस्कान जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डोरा जी से एक बात ये पूछना चाहता हूँ मैं कि जब आपको इतने आंकड़े याद है कि 23 लाख पर्यटक हमारे उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ चारधाम यात्रा में आए, और आप उसकी तारीफ भी कर रही है, कि फॉरेन कंट्री से भी लोग वहाँ गए। क्या उनको वहाँ से आने से पहले पता था कि हमारी इतनी बदसूरत होगी हमारे उत्तराखंड के अंदर जाने के बाद? नंबर दूसरी बात आप तो ये कहिए कि हमारा चारधाम यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश से। सबसे पहले इनको ऋषिकेश के अंदर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोला होगा या नहीं खोला होगा, वहाँ पर उन बुजुर्गों का टेस्ट हो जाना चाहिए था। उन टेस्ट हो जाने के बाद उनका इलाज हो जाना चाहिए था। अगर आपके डॉक्टर इतने समझदार थे, उनको मालूम था कि इनको हार्ट अटैक हो सकता है या दमे की बीमारी है या सांस भी फूल जाएगा, तो इनको रास्ते से ही वापस कर देना चाहिए था। इनको ऊपर पहाड़ पे चढ़ने ही नहीं देना चाहिए था जब उनको मालूम था कि इनकी ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि आपके स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर जो है वो ना समझ थे, ना काबिल थे, उनको पता ही नहीं था। जो इतनी मौतें हुई, आप 23 लाख बार बार गिनाते हैं, 23 लाख के अंदर कितनी मौतें हुई ये भी तो गिनवा दीजिए। जो आपने आंकड़े दिए थे पहले, कितनी मौतें हो गई, कितने जानवर मर गए, ये किसकी गलती है? ये जनता की गलती है जो बेचारी उत्तराखंड चारधाम यात्रा के मोह में आई और आके अपने प्राण दे दिए। जानवर जो बेजुबान है उन्होंने अपनी वहाँ जाने दी, क्या दे उसकी देखभाल किसने की? किसी ने नहीं की। क्या जनता देखभाल करेगी? मतलब फायदा तो उठाए सरकार, वाहवाही लूटे सरकार की और नुकसान हो जनता का, और फिर भी भाजपा सरकार कहे कि हमारी यात्रा सबसे सक्सेसफुल हो गई क्योंकि 23 लाख पर्यटक आए, उन्होंने वहाँ दर्शन किए। उन 23 लाख के अंदर कितने लोगों ने वहाँ बददुआएं दी होंगी और कितने लोग जो गए हैं वो अपने शहरों में और अपने निवास स्थान पर जाके लोगों को बताएंगे कि क्या सुविधा थी। वह सुविधा कुछ नाम की चीज नहीं थी, सिर्फ खाना पूर्ति थी। इसलिए मैडम इस बात को आप स्वीकार कीजिए कि वाकई में हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है वो निकम्मा नाकाम था। जी ठीक है। शिवा वर्मा जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि इस पर बात चल रही है। साथ साथ क्योंकि पहला फैसला सरकार का था, जैसे ही सीएम धामी ने शपथ ली उसके बाद लगभग पहला ये फैसला था कॉमन सिविल कोड को लेकर जो आया सरकार की ओर से, समिति का गठन किया गया है। इस पर भी जरा अपनी बात रखिएगा। देखिए, समिति का गठन हो जाना ही अपने आप में मैं नहीं समझता हूं कि ये पर्याप्त होगा। समिति का गठन हुआ है, अभी देखिए कितना समय लगता है इसमें और क्या कार्यकलाप रहेगा इसमें। कांग्रेस इसके पक्ष में है, कांग्रेस पक्ष में है कॉमन सिविल कोड के। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं आपको कह रहा हूं
कथनी और करनी में फर्क होती है। अभी देखिए आगे करेंगे क्या, अभी तो कुछ तय नहीं है कि करना क्या है इन्होंने। चलिए साफ श्रीमती साफ जवाब दीजिए ना, पहले एक शब्द बोलते हैं ना, बताइए मैंने ना। आपको बता दिया, कथनी बताइए करनी में आप फर्क फेवर में होती है है आपकी कि नहीं है? पार्टी की। नहीं, आप ये बताइए, कथनी करनी तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये तो पहले बताइए जो कथनी मैंने करनी में क्वेश्चन फर्क है पूछा आपकी कि पार्टी के, आप पहले आप इसके कुछ करके फेवर में दिखाइए। है कि नहीं है, ये बताइए, एक आंसर दे दीजिए, जनता को पता लग जाएगा आपका जनता मत क्या है। बहुत जागरूक है, जनता को सब कुछ, जनता जागरूक जनता हो को नहीं, सब कुछ अब पता हो है। रही है। जनता हो रही जागरूक है, अब नहीं हो रही है। असल में देखिए। ठीक है जनता ठीक ने है, मैं आ रही हूँ कांग्रेस सीमा के डोरा जी। पहले शिवा देखा वर्मा जी, एक कि एक हाँ या कांग्रेस ना में क्या जवाब थी। दे दीजिए, ये तो आपको बताना पड़ेगा भी और जनता भी जानना चाहती है, कांग्रेस पक्ष में है या नहीं कॉमन सिविल कोड के। देखिए अभी तो इन्होंने कमेटी की घोषणा करी है, अभी आगे आगे देखते हैं होता क्या है। ठीक है, आगे समय जो के होगा साथ वो साथ देखा बहुत जाएगा। मैं चीजें तो आपका बदलती फेवर हैं, पूछ ये रही देखते हूँ। हैं। आप जी, आ रही हाँ हूँ या सीमा ना। डोरा जी, आ रही हूँ। आप बीजेपी के किस तरह बीजेपी के कार्य करने के तरीके से तो अपने फैसले नहीं लेंगे, आपका क्या फैसला है इस पर, ये बता दीजिए। देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जो मुख्यमंत्री हैं वो युवा चेहरा है, और युवा चेहरा से बहुत ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं जनता को। सवाल से और बच रहे हैं आप जनता शिवा ना वर्मा समझ जी, नहीं है, सवाल जनता से ना बच रहे हैं समझ आप। नहीं है, जनता ना समझ नहीं है। शिवा वर्मा जी तो सवालों अभी से बच पता रहे हैं आप, लगेगा कि कमेटी क्या डिसाइड करती है इनकी, उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा इसमें। सवालों गोल से बच गोल रहे हैं आप शिवा घुमाना वर्मा तो जी। कांग्रेस की आदत है, उसमें शिवाजी भी शामिल हैं। कहाँ से अलग हो जाएंगे, प्रवक्ता है तो गोल गोल घुमाते, कभी सच्चाई नहीं बयान करते। देखिए गोल गोल तो मेरी आपने भी पटरी घुमा के मेरा, जवाब दिया कि मेडिसिन मेरी लेकर पटरी चलिएगा। मेरा आपका। मेडिसिन जो खाली बुखार की मेडिसिन, वॉमिटिंग की मेडिसिन प्लीज श्रद्धालु लेकर चलेगा, प्लीज, है ना। आप आपने तो ये भी उत्तराखंड बोल की दिया प्रगति चाहते नहीं हो, आपको हमने तो राजनीति जागरूक कर खाली दिया था लोगों को खाली यात्रा के राजनीति तो दौरान। करी, फिर से वहीं पर आ गए, फिर से वहीं पर आ गए जागरूक शिवा कर दिया वर्मा जी। यात्रा मैं के जो पूछ रही हूँ दौरान। वो बताइए ना। क्या लोगों ने सब कुछ कुछ नहीं होगा? करा। क्या अरे आप जो सुविधा क्वेश्चन नहीं पूछा देंगे? गया उसका जवाब दीजिए, उसका गोल जवाब मोल दीजिए, की फिर मैं बात आगे पर मैं बढ़ूंगी आपके उससे। जवाब दे रहा हूँ सीमा जी, मैं आपकी गोल मोल की बात पर जवाब दे रहा हूँ। जो आपने बचने के लिए नाकामी से जो आपने जवाब दिया कि हमने जनता को जागरूक कर दिया था, मैं आप ही की बात को दोहरा रहा हूं। मैं कोई उसमें नई बात नहीं जोड़ रहा हूं, मैं आप ही की बात को दोहरा रहा हूं जो आपने मेडिसिन के लिए बोला है। मेडिसिन वाली अब बात हो चुकी है, वो कवर हो चुका जो नहीं, सब्जेक्ट कहाँ है। कवर हो अब गया? सब्जेक्ट गोलमोल ये जवाब है आपने दिया कि उसमें। आप बताइए सिविल कोड में आपका क्या मत है, मैंने यस और मैंने नो। अपना बता दिया आपको, अब आपको क्या उसको बताया? घुमा फिरा क्या कर देखना है बताया? तो आप घुमा क्या फिरा कर बताया? देखिए। आपने नहीं बोला यस और नो, आप आपकी यस और नो बोल पार्टी दीजिए। का कथनी करनी में फर्क है, मैं कह चुका हूं। अरे मैं उसी पे कथनी क्या, स्टैंड हूं हमने अभी तो भी। कह दिया हम लागू करेंगे, और हमारी करेंगे करनी भी है कि हमने कमेटी में डाली, हमने करेंगे। कमेटी बना दी 5 सदस्यों देखिए की। ना अब कमेटी क्या आपने करती बोला है, एक बार सब हम लागू देखेंगे। करेंगे, हम लागू करेंगे इसको। अब उस आपकी यस और नो का देखेंगे हमारे लिए देखेंगे कोई कितना कोई लागू महत्व करते नहीं हैं है। आप लोग, क्या करते लेकिन हैं। अगर आप यस करते हैं तो आप राज्य हित में होंगे, और आप नो करते हैं तो आप विरोधी होंगे। तो आप बताइए आपके कहने से कोई चीज सही या गलत नहीं हो जाएगी। ये आपके तय करने से नहीं है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। जी, आप लोगों का तो हमेशा ये है कि सरकार जो कुछ भी करे उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ, इस क्योंकि हम विपक्ष है और विपक्ष को कुछ ठीक है। आता तो है नहीं, तो विपक्ष क्या कभी मुद्दे विपक्ष नहीं अपनी बताए। आंखें मूंद ले? क्या हाँ, विपक्ष अपनी को आंखें मूंद तो ले? विपक्ष अपनी बात भी तो रखे ना विपक्ष शिवा वर्मा अपने जी, आप विपक्ष में अपनी बात भी विपक्ष तो बहुत रखे, जरूरी है। विपक्ष अपनी बात जरूरी भी तो बहुत रखे है, शिवा वर्मा लेकिन जी। आप उस भूमिका को निभा ठीक है, नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास, अगर आ रही हूँ एक बार फिर से। प्रदेश में ठीक है सीमा अगर डोरा जी, शिवा प्रदेश वर्मा में जी, आ रही हूँ एक बार फिर आपको से। त्रिखा साहब आपके पास आना चाहूंगी। 2 सवाल मेरे थे, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हुई उसको लेकर बीजेपी से सवाल बनता है, लेकिन कॉमन सिविल कोड को लेकर कांग्रेस से भी सवाल बनता है, और दोनों ही बातों में दोनों ही प्रवक्ता अपनी बातों को गोलमोल करते नजर आ रहे हैं। त्रिखा साहब, कांग्रेस प्रवक्ता ने अग्निपथ की बात उठाई, और अग्निपथ के बारे में जो डिस्कस हुआ वो मैंने भी सुना, डोरा जी ने सुना, और डोरा जी ने जवाब भी दिया। मैं एक छोटी सी बात जानता हूँ कि एक तरफ तो भाजपा प्रवक्ता या भाजपा पार्टी संस्कृत की बात करती है, संस्कारों की बात करती है। एक बात मैं डोरा जी से पूछना चाहता हूँ, मैडम, मेरी बड़ी बहन होगी या मेरी छोटी बहन होगी, तो डोरा जी मैं एक बात पूछता हूँ कि हमारी फैमिली के अंदर एक शुरू से बच्चों रहा है, 18 साल से कम बच्चा, उसकी कोई बात घर में नहीं मानी जाती थी, वो नाबालिग कहलाता था, उसकी कोई राय नहीं मानी जाती थी, इसीलिए उससे कोई राय लेता नहीं था, क्योंकि वो नाबालिग है, 18 साल से अभी पूरा नहीं हुआ।
हमने अग्निपथ चालू की 17 साल की उम्र से। 17 साल की उम्र के बच्चे को क्या इतनी समझ आ गई कि भाजपा सरकार आने के बाद वो अपने फैसले अपने आप ले ले, या उसकी बातें उसके परिवार माने, उसकी राय उसकी माने, जो आज से 2, 4 साल 5 साल पहले नहीं मानते थे कि 18 साल के बच्चे को असल नहीं होती। 18 साल के बच्चे को राय देने की तमीज नहीं है, 18 साल के बच्चे की शादी लायक नहीं है, इसीलिए वो नाबालिग कहलाता था। आपने उसे 17 साल की उम्र के अंदर उसे नौकरी दिला रहे हैं, 4 साल तक उसकी नौकरी कराएंगे, 4 साल के बाद उसको डिस्चार्ज कर देंगे 11-15 लाख रुपए देकर। क्या वो 4 साल के बाद यानी कि 23 साल की उम्र के अंदर वो इतना यंग हो जाएगा कि वो 11-12 साल 50 साल आपसे ले 50 लाख लेकर क्या धंधा करेगा, क्या अपने बच्चों को पालेगा? क्या इतना समझदार हो जाएगा कि भाजपा ने क्या ऐसे बना दिया है कि 17 साल का बच्चा जो है वो यंग है, समझदार है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है? क्या गौरा जी आप अपने घर में बैठकर अपने दिल से सोचिए, आपकी फैमिली में भी ये सोचते थे कि 18 साल के बच्चा जो है वो नाबालग कहलाता है, वो जंग नहीं कहलाता। इसलिए मैडम जो भी बात करें पार्टी को सोच के ना करें, अपने दिल से अपनी भावना से सोच के करें। ठीक है, कॉमन सिविल कोड पर भी अपनी जरा प्रतिक्रिया दे दीजिएगा त्रिखा साहब। हाँ जी, कॉमन सिविल कोड को लेकर उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में। चलिए सीमा डोरा जी। जी, जैसे कि हमने कहा कॉमन सिविल कोड हमने लागू करना है। हमने 5 सदस्यीय जो है वो बैठक ली थी, कैबिनेट बैठक में उसको पास कर दिया और 5 सदस्यीय टीम त्रिखा साहब की बातों पर जवाब दीजिए, वो ठीक है, हमें पता है। हाँ, तो हमने उस पे काम करना ही है, जैसे उसका होगा तो हमने ये हमारा परम प्रथम उद्देश्य है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि ठीक है हमने गैरसैंण में, आप लोग हमेशा कहते रहे गैरसैंण भी हमारा। सीमा डोरा जी, त्रिखा साहब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने एक 17-18 साल के बच्चे को अपना निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया है? इस पर जवाब दीजिए, त्रिखा साहब के सवालों पर जवाब दे दीजिए। मैं जवाब उन्हीं के दे रही हूँ। 17 से 23 साल लिखा उस पे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब आप कहते हो कि अपनी फैमिली में देख लो, तो आपको मैं आज अपनी फैमिली का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। हमारे घर पे ही बच्चा जो आज 25-26 साल का है, उसके पास 2 लाख रुपए भी जमा नहीं है, प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं। आपको 23 साल के बच्चे या 24 साल में जब भी वो बच्चा 4 साल का करने के बाद जब रिटायर होगा, रिटायर ही क्या मतलब उसको तो एक डिप्लोमा लिया है उसने और उसको कोर्सेस एक तरीके से करेगा, तो एक उसके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, उसके पास एक भारतीय सेना में जुड़े रहने का वो प्राउड होगा, जिसको लोग फील करना चाहते हैं। कहते हैं कि एक दिन भी सेना में चले जाओ तो वो प्राउड होता है। हमारे भारत की संस्कृति तो वो कहती है, हमारी सभ्यता तो वो कहती है। लेकिन फिर भी 4 साल आपको 4 साल कह रहे हैं, सुनिए सर आप मुझे कंप्लीट कर दीजिए फिर आप जरूर बोलिए। मैं आ रही हूँ। उसके बाद जब बच्चा 4 साल की वो कर लेता है, कोर्स कर लेता है, तो उसके बाद उसके पास सर्टिफिकेट भी होता है और उसको 25% तो डेफिनेटली जाना ही जाना है, 3 से 9, ठीक है। 25% तो जो बच्चे जो होंगे भाई परफॉर्मेंस बेस्ड, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी वो 25% चलेंगे। 10% के लिए अब मेरा एक सवाल है सीमा डोरा ने जी, भी कह दिया। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है। आपने अपने घर के बच्चे का एग्जाम्पल दिया, मैं उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। आपके घर का बच्चा, एक बार आप मुझे थोड़ा सा पर्सनल, हालांकि आप मुझे बताएंगे वो बनना क्या चाहता है? जी, मेडिकल लाइन में थी। मेडिकल लाइन में, आप सुनिए, अब सुन तो लीजिए, आपने बता दिया मेडिकल लाइन में बहुत है, मेडिकल लाइन में थी। अब आप उसे कहिए कि मेडिकल लाइन मुझे पसंद नहीं है, आप जाकर इंजीनियर बनिए, कह देंगी? देखिए जहां नहीं कह देंगी आप, मुझे इतना बता दीजिए। नहीं आप उसे ये कहिए कि आप 4 साल मेडिकल लाइन में रहिए, उसके बाद अपनी लाइन चेंज कर दीजिएगा, आपके पैसे जुड़ जाएंगे, उसके बाद आप आ जाइएगा। नहीं, आप सुनिए, आपको 12 लाख रुपए तो कैश मिल गए और जो हर महीने मैं वही तो कह रही हूँ, मेडिकल लाइन में तो आपको 12 लाख हर महीने मिल जाएंगे। 12 लाख रुपए पर्याप्त। 24 साल के बच्चे के पास 12 लाख आ गए और उसके पास हर साल भी आए हो गया, और वो बेरोजगार हो गया। बेरोजगार कैसे हो गया? आज आप कहते हो, मैं आपसे हाँ, मेरे को याद है एक स्टेटमेंट आया था कि गार्ड की नौकरी देंगे बीजेपी के दफ्तर में। बिल्कुल, क्यों गार्ड की नौकरी दे देंगे? ये तो नहीं, जनरल बात कह दी कि जो प्राइवेट फॉर्म्स वाले भी प्रेफरेंस देंगे इस चीज, चाहे वो कोई भी प्राइवेट फॉर्म हो। टाटा वाले भी दे सकते हैं, रिलायंस वाले भी दे सकते हैं। आप सिर्फ एक गार्ड की बात करते हो, प्राइवेट फॉर्म्स कोई भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके द्वारा कहा गया है। प्राइवेट सेक्टर में प्राथमिकता मिलेगी, ये भी है और ये सच भी है।
आपके यहाँ कोई ऑफिस खोला होगा तो अगर आपके पास एक्स आदमी आएगा और तो आप जरूर कहोगे कि नहीं उसको दो, उसको वो बहुत एक ट्रेनिंग युवा है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। युवा युवा की है वो। जरूरत होगी, जब जरूरत कोई होगी आर्मी युवा के की। खाब सजाता है तो वो कड़ी मेहनत करता है। वो ये नहीं सोचता है कि 3-4 साल बाद मैं निकल जाऊंगा वहां से। उसके उसके पास मेडिकल का बहुत क्या सारे होगा, उसके ऑप्शन घर होंगे। वालों का क्या होगा, जब उसकी शादी होगी आज आप तो पलायन को रोकने की बातें करते हो, तो आप पलायन ये क्यों नहीं सोचते कि ये युवा कुछ करके दिखा देंगे, पलायन के साथ भी जुड़ के 10 लोगों को और जोड़ेंगे। और पलायन कैसे के लिए आप पलायन हटेगा, किया? कैसे पलायन हटेगा जब आप कहते हो कि पलायन अब हटाओ, पहाड़ों में आप बसाओ। अपना पहाड़ों में कैसे बसेंगे ये लोग? आप बच्चे जो अब ऐसे आप बच्चे अपना होंगे जो स्टेटमेंट सक्षम चेंज ना होंगे, करें। जो बच्चे सक्षम होंगे वही तो पहाड़ों में जाके रोजगार लगा सकते हैं, जिनके पास पैसा भी होगा। आप सिर्फ अपने अमीरों की बातें क्यों करते हैं जो अपने आप ही बहुत कुछ कर सकते हैं, जो जो 24 साल तक निचले ठीक वर्ग है, की मैं आ बात रही हूँ करते शिवा हैं। वर्मा जी, आ रही हूँ आ रही हूँ शिवा वर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। निचले वर्ग की शिवा बात वर्मा करते जी, हैं। मैं हम छोटी सी OBC की रिक्वेस्ट बात रहेगी आपसे, करते मैं आ रही हूँ हैं। आपके पास। मेरा सवाल पूरा नहीं हो पाया सीमा डोरा जी से, मेरा सवाल पूरा नहीं हो पाया। सीमा डोरा जी, मेरा सवाल है आपसे, आपने इतने इतने फायदे गिनवा दिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप, आपके घर में जो भी बच्चा है, आप उसको, वो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, आप उसको कहिए कि 4 साल, चलिए आप छोड़िए, आप 5 साल कहिए, 5 साल आप मेडिकल लाइन में रखिए, उसके बाद उसके पास पैसे जमा हो जाएंगे, तो उसके बाद उसको घर बिठा लीजिएगा और कह दीजिएगा कि अब आप किसी और लाइन में चले जाइए, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लीजिए, ठीक रहेगा? मैडम जहाँ, नहीं मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जब उस बच्चे को जो अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे वहां पर, और वो वहां पर पढ़ाई मिल भी गया कर ना, सकता है, तो मिल गया ना वो बच्चे कहाँ को, से हुआ? मेडिकल की डिग्री भी मिल गई, पैसे भी मिल गए, सर्टिफिकेट्स हाँ, भी तो मिल वो गए। करेगा, जो उसकी मर्जी आएगी वो उस पे करेगा। हाँ, तो फिर यही तो हम सबको कह रहे हैं कि नौकरियां, बच्चों को क्यों इतना बांध रहे हैं आप बताइए, अग्निपथ में, जो जितना उनकी मर्जी युवा है है उनको करने हमारे दीजिए ना। देश में, नहीं मैं कोई बताइए, जो जितना युवा है हमारे देश में, इतने लाख, क्या उनको सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी? नहीं मिल सकती ना। तो कुछ को तो रोजगार से भी जोड़ना पड़ेगा, कुछ को प्राइवेट सेक्टर में भी जाना पड़ेगा। सारे तो युवाओं को आप आर्मी में नहीं धक्का डाल सकते, करके, सारे आप युवाओं धक्का को करके रोजगार से नहीं रोजगार जोड़ नहीं दे सकते, आप रोजगार के आयाम मुस्कान जी, पैदा मैं एक करिए। बात चलिए जानना ठीक चाहता है, हूँ। वर्मा साहब अपनी बात रखिएगा, सीमा डोरा जी आ रही हूँ अब मैं आपके पास। जी मैं वर्मा एक जी। बात जानना चाहता हूँ। अभी सीमा डोरा जी ने बोला है कि पढ़ाई करेगा वो, तो पहली चीज तो ये कि वहां पर 6 महीने की आप ट्रेनिंग दे रहे हो, क्या 6 महीने में बच्चा विकसित हो जाएगा, वो इस लायक हो जाएगा कि वो देश की सुरक्षा कर सके? दूसरी चीज, 6 महीने बाद आप उसको आर्मी के काम में लेंगे या उससे कहेंगे कि उस बाकी के टेन्योर में वो पढ़ाई करे अपनी? ये क्या स्टेटमेंट है? मैं जानना चाहूंगा, इन्हीं से जानना चाहूंगा मैं ये। बता दीजिए सीमा डोरा जी। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ कि 25% तो सीधे सीधे वहीं चले गए। अरे बाकी हम 25% क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्या आप बरगला रहे हैं यहाँ पर? कि मैं बरगला कैसे रही हूँ जब बच्चा पढ़ाई भी करेगा और साथ में आप क्या बच्चा सोचते पढ़ाई हैं कि कैसे युवा को करेगा? कि हम 6 तो ये महीने जानना में चाह रहे ट्रेनिंग हैं, नहीं कर लेगा? क्यों नहीं 6 ट्रेनिंग महीने कर में वो लेगा? आजकल ट्रेनिंग का करेगा बच्चा या बहुत पढ़ाई सक्षम करेगा है, अपनी? बहुत सक्षम है आज के बच्चे। मतलब मेडिकल की पढ़ाई भी करेगा, मेडिकल की पढ़ाई भी करेगा। आज के बच्चे क्यों क्यों नहीं कर सकते? जब बच्चों के अंदर दम होता है, जब उनके अंदर पैशन होता है, जुनून होता है, तो बहुत कुछ किया मतलब जा उसमें सकता इतना जुनून होगा, 6 महीने में वो आर्मी की तैयारी कर है। लेगा। आप ये बताइए, उस बच्चे को सब कुछ वहीं से प्रोवाइड हो रहा है, उसको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो सेना के जवानों को मिलती है, जो एक सपना होता है लोगों का कि हम सपना देश होता के है, लिए सपना कुछ देखने का करते हैं। काम आप तो बच्चों को किया है। बरगला रहे हो। अगर आज बच्चे अगर सहमत ना होते तो आज इतनी भारी तादाद में रजिस्ट्रेशन ना हो रहे होते। रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चे सहमत है, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन आपके कैसे हो? बदलाव से कोई फर्क नहीं रजिस्ट्रेशन मैं पड़ेगा। बताता हूँ कैसे हो रहे हैं। वो डरा धमका के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कि हाँ, आपके ये विरुद्ध आपका काम है, ये आपका आपका काम है, कर दिया डराना जाएगा। धमकाना, डराना धमकाना, बहलाना फुसलाना, ये कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ चलिए नहीं ठीक है किया। सीमा डोरा जी, आप अब डाटा वर्मा उठा साहब की बात पूरी होने सुबह दीजिएगा। अखबार पढ़ते सीमा हो, डोरा जी आ रही हूँ, आ रही हूँ। आपके फोटो खींचे सीमा नहीं डोरा क्या? जी आ रही हूँ आपके पास, सिर्फ वर्मा साहब की बात पूरी होने चीजें दीजिए। देखते हो, सिर्फ नेगेटिव, और दुनिया को आज इसके डिबेट के थ्रू ये बरगलाना चाहते हो कि कोई ठीक है डरा सीमा धमका डोरा है? जी, सीमा डोरा आप जी, बता दें ठीक है आ रही हूँ आपके पॉजिटिव। पास। वीडियो बना के लाइए, वीडियो बना के लाइए किसको धमका दिया, प्रूफ साक्ष्य तक के साथ आया करिए। ठीक है सीमा देखिए, डोरा जी, अब उनकी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए वर्मा साहब। देखिए जहां तक बात एविडेंस की है सीमा जी, तो ये किसी से छुपी नहीं है बात, है ना, कि किस हिसाब से उनकी काउंसलिंग हो रही है, किस हिसाब से उनको डराया धमकाया जा रहा है। आप एक नौजवान को अगर बोलेंगे कि आपका कैरियर खत्म कर दिया जाएगा, आपको बिहाइंड द बार्स कर दिया जाएगा, तो मैं नहीं समझता हूं ये एक बहुत अच्छी बात है।
और मात्र 6 महीने में क्या आप उसको इस परिपक्व कर सकते हैं कि वो सेना की ड्यूटी, वो फौज में जाकर वो कार्य कर सके? मात्र आपके द्वारा अभी कहा गया कि उसको 11-12 लाख रुपए मिलेंगे, तो क्या 11 लाख रुपए में कोई गाड़ी भी आती है? आप खुद सोचिए। आप देश हित की में सोचिए। जो एक भावना होती है सेना से जुड़ने की, वो 6 महीने के अंदर नहीं आ जाती है एक नौजवान में, उसमें कठिन परिश्रम लगता है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें कोई रैंक नहीं मिल रहा है, इसमें कोई यूनिट नहीं है। बच्चों का या मैं कहूंगा युवाओं का जुड़ाव जब आर्मी में जाता है तो अपनी बटालियन से होता है, तो वो अपनी बटालियन के साथ काम करता है, उसके अंदर जो भावना होती है वो जुड़ी हुई होती है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं ये कुछ भावना उस पर उत्पन्न हो पाएगी इन 6 महीनों में। वो क्या दे पाएगा 6 महीने की वर्जिश करने के बाद? ठीक है, त्रिका साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। अग्निपथ पर जो बहस इस समय चल रही है, क्योंकि अलग अलग तरीके से इस पर बातचीत की जा रही है, अग्निपथ पर आपकी प्रतिक्रिया? एक्चुअली मुस्कान जी, अग्निपथ जो है, जो इनका सोचने का तरीका है वो अपने तरीके से सही भी है, आमतौर के ऊपर सोचने का तरीका जनता में गलत भी है। मैंने आपको सीधी सी बात बताई कि 17 साल के बच्चे को हम नाबालिग को ना समझते हैं, और अभी तक भी पहाड़ों में या जो गांव में लोग बाग रहते हैं वो भी यही समझते हैं। सीमा दौरा जी सिर्फ ये कह रही है कि 3-4 साल के बाद जब वो 23 साल का आएगा तो उसे 12 लाख रुपए मिलेंगे और उसको सैलरी भी मिलेगी। मैं उनकी सारी बात जानता हूँ, मानता हूँ, देखता हूँ। मैं भी इस हिंदुस्तान के अंदर पिछले 75 साल से रह रहा हूँ, पैदा होने के बाद, मगर होश संभाली है, तब से भी देख रहा हूँ। हमेशा बच्चे की जब बद हालत होती है, यानी कि बच्चा जब बिगड़ता है, उसकी उम्र 16 से 18 तक होती है। जब 16 साल का बच्चा बिगड़ जाता है, घर से बाहर हो जाता है, वो 18 साल तक बिगड़ चुका होता है। ठीक है त्रिका साहब, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन 100 दिन का धामी सरकार का जो कार्यकाल रहा, इसमें धामी सरकार ने क्या क्या अहम फैसले लिए हैं वो आपको पैकेज के जरिए समझाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 100 दिन के कार्यकाल से बेहद खुश हूँ। जो है मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए रोज़गार का जो स्वावलंबन बनाया है, महिलाओं के लिए जो महिला समूहों के माध्यम से छात्रों को जो टैबलेट का तोहफा दिया गया है, उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। धामी जी के 100 दिन पूरे होने पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं उनको। और मैं धामी जी के काम से खुश हूँ, उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रखा है। उनकी द्वारा चलाई गई जो गैस योजना है जिससे महिलाओं को लाभ मिला है, वो उसके भी वे बधाई के पात्र हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हम बहुमत से पुष्कर सिंह धामी जी को लाए हैं, अपनी भाजपा सरकार को उत्तराखंड में पुनः लाए हैं, तो ये लगातार महिलाओं के उत्थान और बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने कॉलेजों स्कूलों में टैबलेट वितरित करने की योजना चलाई गई है, जो कि बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। कि धामी सरकार ने जो उत्तराखंड राज्य के हमारे यहाँ की बहनों के लिए किया है और युवाओं के लिए किया है, छात्र छात्राओं के लिए किया है। पुष्कर सिंह धामी जी शुभकामनाओं के पात्र भी हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक अपना विजन उत्तराखंड के विकास को, इस प्रदेश के युवाओं के विकास के लिए संकल्पित रहे। ये बातें नहीं, ये जज्बात हैं उन लोगों के जो देवभूमि के उदय को अपनी आंखों से संजो रहे हैं, जो देख रहे हैं धामी सरकार के उस कार्यकाल को जिसमें देवभूमि के युवा मुख्यमंत्री के बड़े और अहम फैसले सम्मिलित हैं। 30 जून को धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। 23 मार्च को जब उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली, तो शपथ के साथ साथ बीजेपी संगठन और सरकार द्वारा 100 दिन का टारगेट सेट किया गया था। लिहाजा अब जब 100 दिन पूरे हो गए तो सीएम
पुष्कर सिंह धामी सभी मंत्रियों के मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। 100 दिन हमारे समर्पण के दिन है, 100 दिन हमारे प्रयास के दिन है और इन 100 दिनों में हमने कोशिश की है कि आधारशिला रखते हुए हम आगे बढ़ें और आने वाले समय में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएं। सारे उत्तराखंड वासी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हैं। पुष्कर सिंह धामी ने 27 मार्च 2022 को बतौर मुख्यमंत्री अपना पदभार ग्रहण किया। हालांकि उस समय पुष्कर सिंह धामी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना कांटों भरे ताज से कम नहीं था, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में सीएम धामी ने फिर खटीमा से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। लेकिन बीजेपी को धामी पर विश्वास और जनता को धामी से प्यार कम नहीं हुआ। इसी को देखते हुए बीजेपी ने चुनाव हारने के बाद फिर से दोबारा सीएम बनाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उपचुनाव जीतकर अपनी सरकार और अपनी लाज को बचाना था। पार्टी ने तय किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत से उपचुनाव लड़ाया जाएगा। चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ दी। सीएम बनने के बाद भाकड़ धामी ने चंपावत का उपचुनाव लड़ा। चंपावत उपचुनाव में न सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत दर्ज की, बल्कि रिकॉर्ड भी बनाया। ये जीत हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की गति के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए हमको एक नया जोश देती है, नया उत्साह देती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जो भी काम कैलाश दा ने आगे बढ़ाए हैं और जो काम अभी हमारे प्रस्तावों में, उन सभी कामों को हम लोग अपने एक मैप में शामिल करेंगे। उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने के कार्यकाल को पूरे उत्तराखंड उत्सव के रूप में मना रहा है। दूसरी बार पुष्कर धामी सरकार उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत में आई। इस प्रचंड बहुमत में आने के बाद पुष्कर धामी सरकार ने उत्तराखंड शासन के लिए, उत्तराखंड की व्यवस्था के लिए बहुत ही दूरगामी सोच के साथ कार्य किए। आते आते इन्होंने जैसा पहले चुनाव से पहले वादा किया था कि हम जीतेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि पुष्कर धामी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने कमेटी गठित की और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की दिशा में उन्होंने कमेटी गठन किया। उसके बाद प्रदेश में चारों तरफ जहाँ भ्रष्टाचार, उन्हें समझ में आ रहा था कि चारों तरफ जहाँ भ्रष्टाचार हो रही है, खनन में हो रही है, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार, सभी भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से बहुत अच्छा कार्य किया। धामी सरकार ने जब मंत्रियों के लिए 100 दिन का टारगेट सेट किया, उसके बाद से मंत्रियों में हलचल बढ़ गई। इसका कारण ये था कि टारगेट तो सेट हो गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मंत्रियों को आगाह किया गया कि 100 दिन के बाद मंत्रियों को अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। सत्ता के 100 दिन का यह परफॉर्मेंस मंत्री मुख्यमंत्री के सामने और मुख्यमंत्री जनता के सामने पेश करेंगे। मुहर तो हाईकमान से ही लगनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष अपने पिछले दौर में शिद्दत के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जुटे हुए हैं। धामी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का दावा है कि उन्होंने तय टारगेट के मुताबिक सफलता हासिल कर ली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता का आभार करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक बार फिर हमें सेवा करने का मौका दिया और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने मंत्री बनने के बाद सभी मंत्रियों को लक्ष्य दिए थे। 30 तारीख को हमारे 100 दिन पूरे हो रहे हैं और अपने अपने भागों में मंत्रियों ने पूरी मेहनत करके काम किया है और 30 तारीख को उनमें से कुछ योजनाओं का शिलान्यास, जैसे उदाहरण के लिए मेरे यहाँ पर सैनिक कल्याण है, 2 सैनिक विश्राम गृहों का शिलान्यास गोपेश्वर और टनकपुर में मुख्यमंत्री जी कमलों द्वारा हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास में 5,000 लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हम देने जा रहे हैं।
जिसमें 50 लोगों को हम सिंबॉलिक यहाँ पर देंगे और बाकियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार कौशल विकास के माध्यम से जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है उनके नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हनीग्राम योजना हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। उसमें एक गांव कुमाऊं का और एक गढ़वाल का, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं। हम अपना विजन डॉक्यूमेंट कि 5 साल के अंदर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, उसका विजन डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे करेंगे। और आने वाले टाइम में हम एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि 5 साल के अंदर हम जो हमारे उत्पाद हैं, चाहे सेब के एप्पल के क्षेत्र में हो, चाहे मिलेट्स के क्षेत्र में हो, चाहे कीवी में है, अपने उत्पाद को हम दुगने से अधिक करेंगे। ये लक्ष्य हम रखकर हम काम कर रहे हैं। हम तो ये आशीर्वाद मांगते ऊपर वाले थे कि जनता के साथ जो वादे किए उन वादों को पूरा करें। जो हमारा संकल्प पत्र है उसको गीता के तौर पर हम लोगों ने अडॉप्ट किया और उस संकल्प पत्र के क्रियान्वयन के लिए लगातार अपने अपने विभागों को, सभी मंत्रियों के द्वारा अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जिस पर कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया। उसी के अनुरूप कार्य योजना बना रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप ये राज्य 25वें वर्ष में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित हो। देखिए 100 दिन में सबसे बड़ी उपलब्धि तो आप ये देखिए कि जो हमने काम किया, पूरे देश में मुख्यमंत्री उपचुनाव में 94% वोट लाई, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती। और जो हमने संकल्प किया था लोगों के साथ, मसलन ये 3 सिलेंडर साल में देने का, उसका क्रियान्वयन किया है। पेंशन जो देने की बात थी कि दोनों को पेंशन मिलेगी, उसका क्रियान्वयन किया है। ऐसे तमाम निर्णय लिए हैं जो आगे जाके राज्य के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे। सबसे पहले तो प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आपने अपने बेटे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पे, आपने माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा जताया और लगातार ये सरकार इन 100 दिनों में प्रयासरत है कि जो वादे चुनाव में जनता के साथ किए थे उनको पूर्ण किए जाएं। और कुछ अगर मैं आपको अंश बताऊं तो हमारे घोषणा पत्र में हमने वादा किया था कि हम महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर फ्री देंगे। उसका इस सरकार ने जियो भी किया, कैबिनेट ने स्वीकृति दी, जियो हुआ और इसी बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया। शिक्षा मित्रों का पैसे हमने बढ़ाने की बात कही थी, हमने उस पैसे को बढ़ाने का काम किया। उसके बाद हमने जो वृद्धा पेंशन जो है वो परिवार में एक सदस्य को मिलती थी, दोनों सदस्य को देने की बात कही, उसका जियो हुआ। उनका मानदेय 12 जो पेंशन है उसका मानदेय 1200 रुपये बढ़ा के 1500 रुपये किया गया। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी चुनाव में कि उसको लागू किया जाएगा उत्तराखंड में, पहली कैबिनेट में ही उस पर फैसला करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसमें कमेटी भी गठित कर दी है। देखिए सरकार को 30 जून तक हमें 100 दिन होने वाले हैं और ये 100 दिन निश्चित रूप से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दे रहा हूँ। जनता का आशीर्वाद मिला और जिस प्रकार से इस 100 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी चंपावत का उपचुनाव और ऐसे रिजल्ट के साथ हमें आए कि जिसे कह सकते हैं भूतो न भविष्यति, न कभी पहले ऐसा रिजल्ट आया ना कभी आने की संभावना है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और चूँकि ये आप कहेंगे व्यक्तिगत है तो हम सरकार के रूप में कहेंगे कि हमने सरकार के रूप में इस 100 दिन के अंदर पारदर्शिता से सरकार चलाई और सरकार जिस प्रकार से अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति की चिंता कर रही है। अब आप देखिए शुरुआती तौर पे जब पहली कैबिनेट हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले घोषणा की थी कि हम लोग समान नागरिक आचार संहिता लागू करेंगे, जिसके लिए समिति बन गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब कहा था और हमारे दृष्टि पत्र में भी था कि हम जो हमारी बहनें हैं जिन्हें उज्ज्वला योजना से लाभ मिला था और अंत्योदय के अंतर्गत 1,84,000 ऐसे हमारे उपभोक्ता हैं जिनको साल भर में 3 बार जो है सिलेंडर भरवा के हमारी सरकार देगी। उस दिशा में काम इस बजट में प्रावधान हुआ है। और इसी प्रकार से आप जानते हैं जो मेरा विभाग है, बजट मैंने पेश किया उसमें जिस प्रकार से चाहे घसियारी योजना की हम बात करें, उसमें कहाँ पहले 4 जिले तक वो आच्छादित थी, आज हमने पूरे पर्वतीय 9 के 9 जिले उसमें लिए हैं। जो हमारे लोग थे जिसे हम राजस्व पुलिस की दर्ज के रूप में जानते हैं, उनके सामने संकट था कि कैसे वो पहाड़ पे अन्य क्षेत्रों में मुकाम तक पहुँचे। उनके लिए भी
हमने इस बजट में प्रावधान किया कि उनको मोटरसाइकिल हम लोग देंगे। कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो है हमारी सरकार की कि हमने जनता का विश्वास जीता है। हमने जो चुनाव में वादे किए थे उनको धरातल पे उतारने का काम किया है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि अभी 4 चुनाव हुए हैं। चंपावत का चुनाव हुआ जहाँ मुख्यमंत्री लड़े, नगर पालिका गोपेश्वर का चुनाव हुआ, और अभी प्रधान जिला पंचायतों के चुनाव है जो छोटे थे। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया। तो इसका मतलब यह है कि जो हमने जनता से वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं, और इसीलिए जनता ने फिर हमारे जितने भी लोग थे उनको चुनाव जिता के भेजा है। साथ में हमने कहा था कि हम सिविल कोड को लागू करेंगे, उसके लिए हमने कमेटी बना दी। हमने कहा था कि हम 3 सिलेंडर फ्री देंगे, वो हमने जीओ कर दिया। हमने कहा था कि हम जो सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय किया है सेना में, उनको जो है पेंशन दुगनी देंगे, उनके जो भी मेडल जीते हैं उनको जो है पारितोषिक दिया जाएगा, वो हमने जीओ कर दिया है। और डॉक्टर्सों की नियुक्ति हमने कर दी है। घसियारी कल्याण योजना हमने पर्वतीय जिले में सभी जिलों में वो लॉन्च कर दी है, ताकि 3 लाख महिलाएं जो घास काटने जाती थी उससे जो है उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। तो काफ़ी काम हमारी सरकार ने किए हैं और हर क्षेत्र में किए हैं, हर विभाग ने अच्छे काम किए। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर निश्चित रूप से हर विभाग ने जो अपना रूपरेखा रखी थी कि हम 100 दिन में ये कार्य करेंगे। यदि मैं अपने विभाग की बात करती हूँ तो गरीब महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में साल में 3 बार जो है रिफ़िल करके देंगे, इसका जियो जारी हुआ है। खेल विभाग में खेल पॉलिसी बनने के साथ में 8 वर्ष के बच्चे से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों तक को खेल स्कॉलरशिप देंगे या निर्णय हो चुका है। और फूड ग्रेन ATM लेकर आएंगे, यह भी निर्णय हो चुका है और एक जगह स्थापित भी हुआ है। इसी प्रकार से नंदा गौरा योजना का जो है हमारी आंगनवाड़ी बहनों को लाभ मिले, वह भी शासनादेश प्रक्रिया में गतिमान है। और मैं समझती हूँ कि लगातार चाहे वो खेल के प्रति हो, खाद्यान्न के प्रति हो, खाद्यान्न में हमने जैसे अपात्र को ना हो पात्र को हाँ अभियान चलाया, जिसके कारण मैं अपात्र लोगों को धन्यवाद करूँगी कि स्वेच्छा से उन्होंने इतनी अपनी कार्ड सरेंडर किए हैं और अब जो पात्र व्यक्ति है उसको मिलना सुनिश्चित हो पाएगा। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वह 100 दिनों की उपलब्धियों में हैं और निश्चित रूप से हम सब की ये कोशिश है कि हम जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो कि जनता के साथ वादों के रूप में जो है मैनिफेस्टो में व्यक्त किया गया, उसी का अनुपालन हम लोग बजट में भी, उसी का अनुपालन हम लोगों ने कैबिनेट में भी और उसी का अनुपालन जो है अपने क्रियान्वयन में हम लेकर आए हैं। माना जा रहा है कि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री धामी राज्यवासियों को कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं। ये भी संभव है कि इस दिन सरकार और बीजेपी संगठन की ओर से बड़े कार्यक्रम तय किए जाएं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसे लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि ये सौगात की तैयारी सिर्फ 100 दिन की नहीं, क्योंकि 100 दिन के भीतर ही धामी सरकार देवभूमि के लिए वो बड़े फैसले ले चुकी है, जिनका वादा करके सीएम धामी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। और उत्तराखंड में वो मिथक तोड़ा था जिसमें ये कहा जाता था कि देवभूमि में कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। 100 दिन महत्वपूर्ण फैसले, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन, भ्रष्टाचार पर रोक के लिए हेल्पलाइन 1064, सोमवार को सचिवालय में नो मीटिंग डे, लोगों से मिले अधिकारी कर्मचारी में समयबद्धता के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को साल में 3 फ्री सिलेंडर, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग जनों की पेंशन राशि में वृद्धि, पेंशन राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह, वृद्धावस्था पेंशन योजना में पति पत्नी दोनों को लाभ, सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन शुरू किया, पर्यावरण मित्रों का 1 दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए किया, शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 20,000 किया, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से 10 लाख की, शहीदों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान, स्वतंत्रता सेनानी
और उनकी विधवाओं की पेंशन 21,000 से 25,000। सिविल सेवा साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 की वित्तीय सहायता। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के छात्र छात्राओं के लिए फ्री टैबलेट। राज्य में 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत। आशा वर्कर के मानदेय में 1500 रुपए की वृद्धि। कोविड में निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा। योजना के तहत बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3,000 प्रतिमाह 100 दिनों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं सुनी बातों पर यकीन ना करें, इसीलिए इन सभी योजनाओं को तथ्यपरक करने के लिए जनता का होना जरूरी है। उत्तराखंड की जनता से जब बात की गई तो ये सामने आया कि धामी सरकार ने उत्तराखंड वासियों के दिलों में जगह बनाई, एक अमिट छाप छोड़ी। धर्म की बेड़ियों से दूर हटकर हर वर्ग के लिए जो किया वो अब आप जनता की जुबानी सुनिए। और 100 दिन पूरे होने पर धामी सरकार के बधाई के पात्र हैं, मैं बधाई देता हूँ उन्हें बहुत बहुत। और इसमें धामी सरकार में जो है जितने भी छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, सबको बहुत ही खुशहाली मिली है। सब दुकानदार भी खुश हैं, व्यापारी भी खुश हैं, क्योंकि प्रदेश की जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, धामी सरकार है, बहुत अच्छे तरीके से व्यापारियों पर भी ध्यान दे रही है और सभी चीज़ों को ध्यान दे रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने 5 साल का लंबा कार्यकाल बचा है, लेकिन 5 सालों में सीएम धामी के सामने चुनौतियां भी कई हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार मंचों से कह चुके हैं कि आने वाला कल उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में होगा, लेकिन यह आसान नहीं। वादों और बातों से अलग हकीकत की बात की जाए तो उत्तराखंड को अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए केंद्र की तरफ देखना पड़ रहा है। राज्य सरकार पर्यटन पर पूरा फोकस कर रही है ताकि उसकी आमदनी बढ़ सके। खनन और आबकारी विभाग से राज्य को अच्छा खासा राजस्व तो मिलता है, लेकिन उतना भी नहीं कि प्रदेश के विकास के पंख लग जाएं। ऐसे में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार को कुछ बड़ा करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास अभी लंबा चौड़ा वक्त है, लिहाजा राज्य सरकार को आय के स्रोत बढ़ाने के साथ राज्य को पावर सेक्टर के साथ पर्यटन और दूसरे सेक्टर पर ध्यान रखना होगा। तो साथ ही पलायन रोकने के लिए कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखा हुआ सपना राज्य पूरा कर सके। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।